तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और अभी तक हमने बेसिक टर्मोलॉजी मतलब थर्मोडायनेमिक्स में किसको क्या कहते हैं, कहाँ किसका यूज होता है वो देखा। उसके बाद हमने यूलर रूल और साइक्लिक रूल देखा था। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को एनर्जी में कनेक्ट किया था और एनर्जी को वेरिएबल्स में कनेक्ट किया था ना। वेरिएबल्स थे अपने पास, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड एंट्रोपी। और एनर्जी क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स, हैमिल्टोज, सॉरी एंथैल्पी, हैमिल्टोज एंड इंटरनल। ठीक है, ये 8 अपने पास स्टेट फंक्शन होते हैं, 4 वेरिएबल्स होते हैं, 4 एनर्जी होते हैं। इन दोनों के आपस में रिलेशन देखे थे और हमने फंक्शन निकाले थे और उसके बाद हमने इसके मैक्सवेल रिलेशन देखे थे। ठीक है, एक बार इसको कनेक्ट किया था, फिर एनर्जी को वेरिएबल से कनेक्ट किया था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से गारंटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रोसेस। प्रोसेस अब देखो इतना हमने बेसिक तो समझ लिया कि कहाँ क्या किसका यूज़ होता है, इनको आपस में कनेक्ट करके भी देख लिया। और हमारे पास एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम में अगर आप यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स ले तो ये सिस्टम है, ये बाउंड्री है, सराउंडिंग्स है, ये तो थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें 10 फंक्शन होते हैं अपने पास। कौन से प्रेशर अभी लिखा था, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी, ये इसके फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं। एनर्जी इसमें गिब्स होती है, एंथैल्पी होती है, हैमिल्टोज होती है और इंटरनल होती है। और 2 ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये फाइनल स्टेट जो फाइनल अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आया और इनिशियल इनकी कंडीशन क्या थी उस पर डिपेंड करता है, नोट कि पाथ में क्या हुआ है। पाथ में डिपेंड करता है हीट और वर्क। ये 10 फंक्शंस है और इन्हीं की बात हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, इनके प्रोसेस देखते हैं कि क्या कैसे बिहेव करते हैं आपस में। एक को हम सबसे कनेक्ट कर देते हैं, सब ये देखते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता अगला। क्लियर। अब जो प्रोसेस है जो अपने पास इंपॉर्टेंट है, अब हम एक एक कंडीशन रखेंगे, एक एक कंडीशन के ऊपर ये कैसे कैसे सब बिहेव करते हैं वो देखेंगे, तब इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब अपने पास जो प्रोसेस है, अब प्रोसेस मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम की एक कंडीशन ले रहे हैं। ये मान लो इसकी जो कंडीशन है फिलहाल मैं इस 3 वेरिएबल्स में ले रहा हूँ। मान लो इसका प्रेशर है P1, कोई प्रेशर है इसका, कोई टेम्परेचर है और कोई वॉल्यूम है फिलहाल एक सिचुएशन के ऊपर। इसमें से एक चीज़ चेंज हुई, मान लो अपने पास इसका प्रेशर चेंज हो गया, इस सिस्टम का प्रेशर चेंज हो गया। ठीक है, और जो प्रेशर चेंज हुआ है ये कुछ देर के लिए हुआ है, तो दैट मीन्स ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा चुका है। P2 बाकी तो टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है, बाकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा चुका है। ठीक है, ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। और जो पाथ है यहाँ पे वर्क और हीट का काम होगा। ठीक है, समझ लेते हैं कि कहाँ किसका काम है। ठीक है, ताकि इजी हो हमारे लिए। तो अब ये वेरिएबल्स चेंज होंगे, ये चेंज हुआ है और ये चेंज होंगे। अब इन सबको कनेक्शन करके देखेंगे तो इसमें हमारे पास 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं, 5 टाइप प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं हम, जो ये हमारे पास 2 चीजें हैं, अब इसको हमें ऑब्जर्व करना है, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 2 सिस्टम की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर एक बड़ा क्रिटिकल रोल निभाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर को एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं। एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना अपने पास, ये स्टेट फंक्शन हो गए और ये अपने पास 2 पाथ फंक्शन हो गए। ये सब कुछ हमने पहले क्लियर किया है, एक एक चीज़ों को हमने पहले क्लियर किया है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 10 फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं और देखते हैं कि बाकी 9 पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस और टेम्परेचर को एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब टेम्परेचर अपने पास 0। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें। एक बार हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के देखा क्या इफेक्ट हुआ पूरे सिस्टम के ऊपर। अब हम मानते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, हमने यहां वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया कि वॉल्यूम को कांस्टेंट मानने पे एक सिस्टम से आपने एक स्टेट से जब सेकंड स्टेट अनदर स्टेट में जाते हैं तब क्या इफेक्ट होता है इन सब वेरिएबल्स के ऊपर, इन सब जो फंक्शंस अपने पास इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स कॉम्प्लिकेट यहाँ होती है। फंक्शन देखो अपने पास 10 है, 10 फंक्शंस है अपने पास।
अब एक एक चीज को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए 10 फंक्शन होते क्या हैं, इनका मतलब, इनकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में सब कवर किया है, इन चीज़ों को सबको कवर किया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। प्रेशर तो पता ही, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, रैंडमनेस होती है, तो हमने 4 को पता है। गिब्स, हेमिल्टोज, गिब्स एंथैल्पी, हेमिल्टोज, इंटरनल एनर्जी, ये हीट ट्रांसफर होती है, ये वर्क डन। गिब्स फ्री एनर्जी होती है कि इसमें कितना मैक्सिमम वर्क डन हुआ एक सिस्टम के अंदर, मैक्सिमम वर्क डन को हम गिब्स से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, मेजरमेंट नहीं कर सकते, बस चेंज को देख सकते हो। एंथैल्पी का एक ये रूल होता है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते, बस चेंज को देख सकते हो। तो एंथैल्पी होती है कि जो अपना सिस्टम है इसकी एक तो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में इनके पास कुछ एनर्जी होगी, तब ये कोलाइड करेंगे, कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो टोटल इनकी इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी इंटरनल एनर्जी, इसका टेम्परेचर और इसका प्रेशर सबको सम अप कर देते हैं, तो उसकी एंथैल्पी निकल के आ जाती है। सबको ऐड कर दो, इस सिस्टम की एंथैल्पी निकल के आ जाती है। उसके बाद हेमिल्टोज है, हेमिल्टोज वो होती है जो इसमें यूजफुल वर्क डन हुआ है, ये मैक्सिमम वर्क डन होता है गिब्स, और ये अपने पास यूजफुल वर्क डन हुआ है इसके अंदर, ये तो इंटरनल एनर्जी अपने पास, ठीक है। हीट, हीट ट्रांसफर, जो बाहर से जो हीट ट्रांसफर हो रही है, जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है हीट का, और जो वर्क डन हुआ यहाँ से यहाँ जाने, जो कितना वर्क डन हुआ है, कितना मतलब कितनी हीट रिलीज हुई है, क्या क्या हुआ उस फंक्शन पे, कितना फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 फंक्शन होते हैं, इनको मीनिंग पता होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के सबको देखा, सेकंड में हमने वॉल्यूम, तो थर्ड में हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब जिनको वेरी कर सके, है ना, जिनका चेंज देख सके, जिनमें चेंज ला के औरों का चेंज ला सके, तब वेरिएबल्स। आइसोबारिक प्रोसेस, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट मान लेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट मान के अब देखेंगे कितना चेंज हुआ है। मतलब यहाँ से जो प्रेशर था, यहाँ जो प्रेशर है वो सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, अब इसमें फर्क देखते हैं, ठीक है। फोर्थ, ये एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पे प्रेशर देखो, यहाँ पे चेंज हो रहा है, आपने क्या कांस्टेंट, मैं कह रहा हूँ कि एक बार हम प्रेशर को कांस्टेंट मान के चेंज देखें, मतलब अगर प्रेशर सेम है दैट मीन्स टेम्परेचर, वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस पता ही आपको कि जो बाउंड्री होती है, ये अपने पास सराउंडिंग होती है, तो इससे कोई बाहर से हीट ट्रांसफर ना हो सके और ना कोई मास एक्सचेंज हो सके, है ना, ये तो होता है एडियाबैटिक। ये बाउंड्री से, ये सिस्टम है, सराउंडिंग है, यहाँ से मास कोई बाहर से हम और गैस के मॉलिक्यूल्स ना डाल पाए, और गैस इसके अंदर ना डाल पाए, एकदम पैक कर दिया है। जैसे थर्मल फ्लास्क होता है, मिल्टन की बोतल होती है, ठीक है। तो मास या हीट, ये इसके अंदर एक्सचेंज, तो हम क्या करें, एडियाबैटिक प्रोसेस लेते हैं, और यहाँ पे हम हीट में कोई चेंज नहीं करते हैं एडियाबैटिक लेके, तो हीट कांस्टेंट। और एक लास्ट प्रोसेस होता है इसमें साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अपने बात करें किसकी, वर्क और हीट की, वर्क और हीट की हम बात करते हैं। ये हमने पढ़ा है साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस ये है कि हम एक सिस्टम है ये अपने पास, ये दूसरा सिस्टम है, ये तीसरा सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं इसका प्रेशर 5 atm लूँ, अब चाहे यहाँ कोई भी प्रेशर हो 4 atm या 3 atm, वो वापस यहाँ गया, मैं यहाँ गया घूमने, फिर वापस घूम के मैं यहाँ आया, तो यहाँ मुझे प्रेशर सेम मिलेगा। 5 atm छोड़ के गया था, वापस घूम फिर के कहाँ से भी आऊँगा तो 5 atm मुझे प्रेशर मिलेगा। तो जो, क्योंकि प्रेशर क्या है, स्टेट फंक्शन, जो केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्टेट होती है, इस पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे ओनली हीट और वर्क डिपेंड करता है। कि मतलब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरी कितनी एनर्जी चली गई, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एनर्जी जाती है, कितनी एनर्जी चली गई, कितना मैंने वर्क किया वहाँ पे, तो वहाँ से वहाँ आ गया। तो अगर मैं यहाँ एनर्जी लेके चलूँ 5 किलो जूल मेरे अंदर एनर्जी है, मैं यहाँ जाऊँगा 4 किलो जूल, यहाँ जाऊँगा 3 किलो जूल, एनर्जी जाती जा रही है, और वापस तक आऊँगा तो मेरे 2 किलो जूल एनर्जी बचेगी। तो देखो आप इनिशियल स्टेट से वापस इसी पोजीशन पे आई, देखो साइक्लिक प्रोसेस हो गया,
एनर्जी में डिफरेंस है, दैट्स वाई पाथ फंक्शन होते हैं अपने पास। ठीक है, तो हम इन 5 सिस्टम की बात करेंगे। पहले हम कांस्टेंट मान लेते हैं टेम्परेचर को, फिर हम मानेंगे वॉल्यूम को, फिर हम मानेंगे प्रेशर को, और फिर मानेंगे हम कि एडियाबैटिक ले लिया, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, और फिर हम लेंगे साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? तो अब सबसे पहले इन चीज़ों को समझने के लिए हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं, क्या कहता है वो। इसका एक सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो होती है इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बहुत बार पढ़ा होगा। केवल इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को हम ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें पता भी है एक्चुअली। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है ये। केवल इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखें, ये हमारे पास सिस्टम वापस ले लिया। देखो, सिस्टम का मतलब नहीं है कि हम एक कंटेनर लेंगे जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्चुअली वो कितना बड़ा भी हो सकता है। एक हम सिस्टम मानते हैं कि ये सिस्टम है, तो सिस्टम कितना भी बड़ा हो सकता है। आपकी इच्छा है कितना बड़ा सिस्टम ले लो और उसके अंदर सब, लेकिन आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है ना, आप सिस्टम कितना भी ले सकते हो। तो सिस्टम के अंदर जो कुछ है उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक बात कह रहा है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसका मतलब यहाँ हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स से ले आते हैं इसको। ठीक है, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर कोई इंटरनल एनर्जी है इनकी, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, होती है। मूवमेंट करते रहते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, लिया दिया ये काम चलता रहता है इनका। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी है। ये हमारे पास बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्री है। बाहर से हीट अंदर आ सकती है। ठीक है, बाहर से हीट आ सकती है, इस वॉल के ऊपर वर्क डन हो सकता है। जो बाउंड्री है, इस पे जब ये बाउंड्री है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, हम केवल ये देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर, कि एनर्जी कहाँ यूज हो रही है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास जो हीट है ना, एक तो हमारे पास जो हीट है, जब आपस में कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स तो ये रिलीज करते हैं एनर्जी को, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और कई बार इनको हमें एनर्जी देना पड़ती, प्रोवाइड करवानी पड़ती है इनकी मूवमेंट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो यहां देखें तो हम केवल एनर्जी को देख रहे हैं कि एनर्जी आपस में जब ये कोलाइड करते हैं तो एनर्जी को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, ओनली इनके अंदर एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। हम यूज ले लेंगे उन एनर्जी को लेके, अगर हमारे पास कोई तरीका हो उस एनर्जी को यूज करने का, जैसे सन की एनर्जी को हम यूज करते हैं। या ऐसा है कि सन ठंडा पड़ गया और उसको कुछ एनर्जी देनी है, उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन करवानी है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल सन अपने पास। ठीक है, सन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है जो हमारी यूजफुल है। तो वो कैसे हो गया, एक्सोथर्मिक। अब सन है, अगर ये ठंडा पड़ जाए और हमारे पास कोई तरीका हो कि इसके जो न्यूक्लियस है, इसका जो अंदर कोर होता है, उसमें हम फ्यूजन रिएक्शन चालू करवा दें, उसके अंदर हम फ्यूजन रिएक्शन चालू करवाते हैं, तो सिस्टम वापस काम करने लग जाएगा। होता तो नहीं है, क्योंकि जो एटम है टोटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू आयरन, लेकिन चलो फिर भी एक एग्जांपल है। तो अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करके इसको चालू कर दे तो एंडोथर्मिक हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का केवल यूज हो सकता है कि इसी की एनर्जी को यूज करके इसी को चालू कर दिया। ठीक है, तो हम एनर्जी का केवल यूज, तो एनर्जी का ट्रांसफर देख रहे हैं। ठीक है, तो क्यू अपने पास क्या है, जो हीट है अपने पास, जो रिलीज कर रहे हैं और आपस में कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें एक वर्क डन होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं और अपने पास वर्क क्या होता है, फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट, ये अपने पास होता है वर्क। इसमें क्या होता है, फोर्स अपने पास, इसमें एक प्रेशर काम करता है और डिस्प्लेसमेंट इसमें वॉल्यूम काम करता है। ठीक है, तो ये आपस में
कोलाइड करेंगे, ये जो बाउंड्री है इस पे भी कोलाइड स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर फोर्स हर जगह लगाते रहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट इनके अंदर ही होता रहेगा, ठीक है, तो उसमें अपनी कुछ एनर्जी को खर्च करेंगे। सिंपल सी बात, अगर मैं कुछ काम करूंगा सुबह से लेकर शाम तक तो मेरी एनर्जी तो जाएगी, ठीक है, तो एनर्जी निकल गई तो मेरी भी एनर्जी गई, तो इसमें वर्क में भी एनर्जी जाती है, दैट्स वाई इसमें हम वर्क लेते हैं। ये हमारे पास इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आ जाता है। एक सिस्टम की बात करें थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स है, इंटरनल एनर्जी है, आपस में कोलाइड करेंगे, क्या तो हीट रिलीज करेंगे, हमें देनी पड़ेगी। ये जो बाउंड्री है और आपस में है, ये आपस में फोर्स लगाते रहते हैं, फोर्स लगाने पर कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है इनटू वॉल्यूम और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम वर्क की बात करते हैं। ये अपने पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ नहीं है, केवल हीट है, हीट का ट्रांसफर है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर है और कुछ भी नहीं है। एनर्जी का कैसे हम किस में फॉर्म में यूज कर लिया, ठीक है, वापस अगर कहूं तो हमने इंटरनल एनर्जी को किस में यूज कर लिया, हीट में, मतलब क्या तो एक्सोथर्मिक कोलाइड करें और जो वर्क डन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें थोड़े वर्क की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है इस सिस्टम का, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, अगर इस सिस्टम में एक्सपेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है, कंप्रेशन हो सकता है। तो एक्सपेंशन के लिए हम, अगर इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो फोर्स है वो एक तरफ, मतलब प्रेशर एक तरफ काम कर रहे हैं और वॉल्यूम दूसरी तरफ कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपेंशन होता है हम नेगेटिव लेते हैं, मतलब वर्क जो है हम नेगेटिव लेते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है कि हम नेगेटिव कब लेते हैं, जब हमारा फोर्स कहीं दूसरी तरफ लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट कहीं दूसरी तरफ हो रहा हो, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में एक रॉकेट का एग्जांपल लिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि रॉकेट ऊपर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और नीचे ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, तो वर्क इसमें हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन जब इसमें हो रहा है तो इसमें जो प्रेशर है वो रिलीज हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अपोजिट काम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इसमें हम नेगेटिव लेते हैं। कंप्रेशन, अगर मैं सिस्टम को कंप्रेस कर दूं, फोर्स प्रेशर बाहर से लगाऊं, तो जिस तरफ मैं प्रेशर लगा रहा हूं उसी तरफ वॉल्यूम कम भी हो रहा है, तो इसका जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। इसमें कंप्रेशन के लिए जो वर्क है वो पॉजिटिव लेते हैं और एक्सपेंशन के लिए जो वर्क है वो नेगेटिव लेते हैं। तो वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी क्यू, वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है यहाँ पे, प्रेशर, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो इसकी बात कर ली हमने वर्क की। अब हीट की बात करते हैं, अभी की थी अभी थोड़ी देर पहले कि एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, सॉरी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो अगर हमें एनर्जी को देना पड़ रहा है तो उसमें हम जब एनर्जी को देते हैं तो हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ये साइन का ध्यान रखना जरूरी है, इससे गलत तो सही हो जाते हैं चीजें। और अगर ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो हम नेगेटिव साइन करते हैं, यूज करते हैं। सिंपल ध्यान रखने की, भाई एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो हम नेगेटिव साइन को शो करते हैं भाई, और अगर हम दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं कि हम एनर्जी दे रहे हैं। ये हमारे पास एक थोड़ा सा बेसिक टाइप से हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आई थिंक पूरा क्लियर कर दिया होगा कि क्या है पूरा अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट करते हैं। तो अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव प्रोसेस की बात करते हैं। हम इसमें दो टाइप से बात करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। हम पहले क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटेटिव स्टडी की बात करेंगे, प्रोसेस जो क्वालिटेटिव, ठीक है। हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम केवल देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। ये काफ़ी बड़ा होगा, प्रोसेस जो है ये काफ़ी बड़ा होगा, तो हो सकता है मे बी इनको हम दो पार्ट में करें, ठीक है। तो आइसोथर्मल का मीन्स है टेम्परेचर कांस्टेंट, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया, कोई चीज़ नहीं है टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। हमारे पास क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी होती है, ये अपने पास हीट होती है, और ये हमारे पास वर्क डन होता है, ठीक है, क्लियर। अगर हमने टेम्परेचर को 0 मान लिया, ये सिस्टम है
सिस्टम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक होगी और एक ही बात है। अब एक काइनेटिक मान लो, पोटेंशियल मान लो, ठीक है। यहाँ हमने इसको, अब एक बार के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से? हम कोई एनर्जी, जब इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी होगी तभी तो आएगी। इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी होगी तभी तो मूवमेंट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है। हम नीचे से अगर टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करवाएं, इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, तो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये रैंडम मूवमेंट करना चालू कर देंगे। अगर हमारे अंदर एनर्जी आ जाए तो हम ऐसे तो बैठ के रहेंगे, हम कहीं घूमेंगे फिरेंगे, एनर्जी को न्यूट्रलाइज करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या करें कि मॉलिक्यूल्स में आई, नीचे से हमने आग लगा दी मान लो, ठीक है ना, और इन मॉलिक्यूल्स को अच्छी खासी एनर्जी मिल गई तो आपस में रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। अगर इसको हम कांस्टेंट कर दे तो इसको रोक दे, ये तो इंटरनल एनर्जी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहीं से प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब हमने इस टेम्परेचर को रोक दिया, जो भी हमने लगा रखी थी नीचे स्टोव लगा रखा तो उसको रोक दिया। अब देख, अब तो अगर उसको रोक दिया तो इसकी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी रुक जाएगी, वो भी उतनी ही उसी लेवल पर रुक जाएगी जहां हमने जितनी लास्ट प्रोवाइड करवाई थी। तो दैट मीन्स अगर हमने टेम्परेचर को रोक दिया तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी वो भी वहीं कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी भी वहीं कांस्टेंट हो जाएगी। तो दैट्स वाई, तो इसका जो है, तो अगर हम इसको लें तो इसका इंटरनल एनर्जी क्लियर। अगर एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी होती क्या, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर हमने इंटरनल एनर्जी को जीरो कर दिया है, रोक दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, तो इसका मतलब इसकी जो एंथैल्पी है वो भी रुक गई, क्योंकि हमने सबको कांस्टेंट कर दिया। हमने एनर्जी जो प्रोवाइड करवा रहे थे उस एनर्जी को मान लो 25 किलो जूल हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे थे, और इनमें भी बहुत खतरनाक एनर्जी आ गई। अब हमने वहाँ रोक दिया, 25 पे रोक दिया, तो इनकी भी रुक गई। इनकी जो इंटरनल एनर्जी है और इनकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर प्लस वॉल्यूम। तो हमने एक को रोक दिया तो बाकी भी रुक गई, क्लियर। तो यहाँ क्या हो गया, ओके, तो हमारे पास ये हो गया क्या, जीरो। तो अब जो जितनी भी एनर्जी की बात होगी, केवल जो हीट, जो मतलब आपस में जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, जो रिलीज कर रहे हैं या उनको हम दे रहे हैं उस फॉर्म में, और जो वर्क डन कर रहे हैं, मतलब इसमें जो सिस्टम में एक्सपेंशन होगा, फैलेगा, कंप्रेस होगा। तो ये हमारे पास केवल दो टाइप की एनर्जी इसमें रिक्वायर रह गई, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसको इस तरफ लाएं तो इसका मतलब है हीट तो चलो ठीक है, ठीक है, हीट है अपने पास, हम पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट हम दे रहे हैं। वर्क डन, तो इसमें जो वर्क डन है वो हमारे पास नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। चलो आगे इसको थोड़ा डिटेल में पूरा क्लियर देखेंगे, पूरा एकदम देखेंगे क्या क्या इस सभी फंक्शंस पे डिपेंड फर्क क्या पड़ता है। हो गया। तो ये हमारे पास देखो, इसको थोड़ा इमेजिनेशन में लाओ कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे टेम्परेचर को रोक दिया, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी भी इंटरनल एनर्जी होती है, इक्वल टू जीरो। अब केवल जो एनर्जी की बात हुई, हम आइसोथर्मल प्रोसेस में बात करें तो एनर्जी के लिए हमारे पास एक तो हीट जो आपस में कोलाइड, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उसके रूप में बची, और एक वर्क के फॉर्म में जो एनर्जी हम लूज करते हैं उसके फॉर्म में बची। अब हमारे पास इसी प्रोसेस में इसमें और क्या फंक्शन थे हमारे पास, टेम्परेचर तो कांस्टेंट मान लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, गिब्स, हैमिल्टोज, एंथैल्पी भी हमारे पास जीरो है, और इंटरनल भी हमारे पास जीरो है। क्या बच गया हमारे पास, हीट और वर्क। अब इनमें देखते हैं क्या फर्क आएगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब हम इफेक्ट देखते हैं आइसोथर्मल का एक्सपेंशन और कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर देखते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इस सिस्टम में दो चीजें हो सकती है, एक तो हो सकता है एक्सपेंशन हो इसका, और एक हो सकता है इसमें कंप्रेशन हो, ठीक है। दो चीजें हमारे पास हो सकती है। तो हमारे पास 10 फंक्शन है, सबको लिख लेते हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर,
चलो जो हमें पता है, जो अभी हमने निकाल लिया उसको लिख लेते हैं पहले। टेम्परेचर निकाल लिया था, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट और वर्क, ये तो अभी हमने निकाल लिया था। बच गया कौन? एंट्रोपी, एंट्रोपी बच गया, वॉल्यूम बच गया, प्रेशर बच गया, गिब्स और हेमल्टोज। ठीक है, अब ये चीज़ें हम एक्सपेंशन की देखेंगे, ये चीज़ हम कंप्रेशन के लिए देखेंगे। कंप्रेशन तो उसको अपोजिट कर दो, वो हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो ये सिस्टम है, चलो सिस्टम को अज्यूम करो, इमेजिनेशन में लाओ और यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले बात की थी हमने टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ही मान लिया, मतलब रोक दिया, तो इसकी तो हमारी 0। ठीक है, ओके क्लियर। इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर को रोक दिया तो इंटरनल एनर्जी भी रुक गई इसकी, तो ये भी हमारे पास 0 था। और इंटरनल एनर्जी कनेक्टेड होती है हेमल्टोज से। एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। इंटरनल एनर्जी होती है हेमल्टोज से कनेक्टेड होती है, क्योंकि दोनों में इंटरनल एनर्जी की बात होती है। गिब्स और हेमल्टोज में इन दोनों की भी बात हम सेम ही करते हैं, क्योंकि दोनों में वर्क डन की बात होती है। इसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है, इसमें यूजफुल वर्क डन होता है, तो दोनों में वर्क डन तो लगभग सेम ही आएगा इनका। ठीक है, तो हमारे पास जो एंथैल्पी है वो 0 और इंटरनल और एंथैल्पी दोनों बोथ आर 0। हीट हमने अभी देखा था, हीट क्या है थी हमारे पास? पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमें अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दैट मीन्स हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। पॉजिटिव करवा नहीं रहे, बता रहा हूं कि इसमें होगा क्या। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि करवाने लगेंगे, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया, तो हमारे पास वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स अभी हमने किया था, ये पांच तो हमने निकाल ली। अब बाकी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के बाद वॉल्यूम, प्रेशर, इन तीनों को साथ ही रखते हैं ना, पीवीटी। तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम खोल रहे हैं, सिस्टम को हम बड़ा, मॉलिक्यूल्स तो यही हैं पर हम सिस्टम को खोल रहे हैं, ये सिस्टम है इसको खोल रहे हैं, तो एक्सपेंशन होगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे। और रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस क्या होता है? एंट्रोपी। तो जैसे ही ये बाहर जाएंगे, जैसे ही बाहर गए तो चारों तरफ फैल जाएंगे, तो फैल गए तो क्या हुआ? एंट्रोपी इंक्रीज, रैंडमनेस इंक्रीज। लेकिन इसमें एक बात है हम इसको पॉजिटिव लिखें ना, एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, हमने वॉल्यूम किया तो साथ में एंट्रोपी बढ़ी, वॉल्यूम इंक्रीज, क्योंकि ये वॉल्यूम है, एक्सपेंशन कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज और एंट्रोपी इंक्रीज। लेकिन एंट्रोपी में एक बात ध्यान रखना आप, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रैंडम रहेंगे, क्योंकि इनके पास एक एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी है ना। कहीं तो जाएगी वो एनर्जी, लूज तो होगी ना, वो कहीं ना जाके तो रुकेंगी, कभी ना कभी तो रुकेंगी। तो एक टाइम तक इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी फिर रुक जाएगी। सोचने वाली बात है, देखो इमेजिनेशन में करो कि इनके पास कुछ एनर्जी है, जैसे इनमें सिस्टम को एक्सपेंड किया तो चारों तरफ निकल जाएंगे। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट ले रखा है, तो इसको एनर्जी तो इनको मिलेगी नहीं, तो ये मूवमेंट में अपनी एनर्जी को लूज तो करेंगे, तो एक टाइम के बाद ही रुक जाएंगे। वहाँ इनकी एंट्रोपी हमारे पास क्या हो गई? डिक्रीज, क्योंकि अरेंज हो गए ना। ठीक है, तो हम फिलहाल तो इसको एक टाइम, वो तो बहुत पता नहीं कितना टाइम लग जाए, इसमें क्या भरोसा, तो हम इसको एंट्रोपी हम इसमें पॉजिटिव लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, तो प्रेशर नेगेटिव, प्रेशर डिक्रीज तो हुआ है, तभी तो इतना फ्री हो गए वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स। गिब्स फ्री और हेमल्टोज, इसमें वर्क डन की बात आती है। तो हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। चलो हम इस बाय इक्वेशन बता देते हैं, बाय थ्योरेटिकल थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये तो है 0, टेम्परेचर भी 0 है, और एंट्रोपी हमारे पास क्या है? चलिए तो कांस्टेंट, 0 नहीं लेते हैं, एक्चुअली कांस्टेंट लेते हैं। तो और हमारे पास एंट्रोपी क्या है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में निकल के आता है। ठीक है, कांस्टेंट है, 0 नहीं है, ध्यान रखना। 25 किलो जूल पे रख दिया तो 0 नहीं होता है, बस ऐसे लिख रखा है यहाँ पे, तो कांस्टेंट की जगह 0 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारे पास एंट्रोपी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, तो हमारे पास गिब्स कितना आ गया? नेगेटिव में। और अभी बताया है कि ये दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं, ये आपस में साथ साथ चलते हैं, क्योंकि इनमें इंटरनल एनर्जी की बात होती है, इसमें वर्क डन की बात होती है, तो भी नेगेटिव। और होता क्या, ये डेल ई आ जाता है बस यहाँ पे। ठीक है, हेमल्टोज, क्लियर। तो
देखो अब इसमें वर्क डन की बात, इसमें इमेजिनेशन का यूज करो, वर्क डन है ना, तो हमारे पास समझ में आ जाए कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आया, मतलब नेगेटिव क्यों आए बोथ आर। अब यहाँ पे बस इसका अपोजिट कर दो कंप्रेशन में। अगर इस सिस्टम को, तो ये 5 तो हमारे पास सेम ही है, टेम्परेचर, एंथैल्पी, ये हमारे पास हीट। तो इसमें हीट में क्या होगा, अब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ढंग से बना लेते हैं। इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे, पास पास में तो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और जैसे कोलाइड करेंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो हमारे पास एनर्जी किसमें आ गई, एक्सोथर्मिक, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अगर ये नेगेटिव तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि चलो वैसे बताते हैं पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इसको हम प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, उसी तरफ लगा रहे हैं, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम कंप्रेस होगा, तो जिस तरफ फोर्स लगाते हैं उसी तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क पॉजिटिव आता है। फिर एंट्रोपी यहां पर बड़ी है, जैसे हम इसको ऐसे कर देंगे, कंप्रेस कर दें, अगर इसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो गैस के मॉलिक्यूल्स को इतना कंप्रेस कर दें इसको कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास में आएंगे और अरेंज हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा अरेंजमेंट में होते हैं, तो हमारे पास एंट्रोपी नेगेटिव आ जाएगी। वैसे तो कुछ नहीं, इसका अपोजिट करना है, फिर भी चलो देख समझ लेते हैं। वॉल्यूम कम हुआ है, ये तो सिंपल है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, प्रेशर हमने बढ़ाया है तभी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। फिर हमारे पास क्या बच गया, गिब्स। तो गिब्स और हैमिल्टोज, इसमें हमारे पास पॉजिटिव, इसमें वर्क डन जो हुआ है, इसमें वर्क हुआ है, तो वर्क हमारा जो है वो हमारे पास, अच्छा सॉरी, इसमें इक्वेशंस में लगा लेते हैं इसको, क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेन, इसमें यूजफुल वर्क निकालना और मैक्सिमम वर्क निकालना मे भी थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो हमारे पास क्या है, एंथैल्पी, टी डेल्टा एस, एंथैल्पी तो हमारे पास 0 है, टी एस क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ए भी हमारे पास पॉजिटिव निकल के आता है। क्लियर। और वैसे ट्रिक वाई याद रखना हो तो ए को समझ लो, दूसरे का अपोजिट कर दो। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आइसोथर्मल का प्रोसेस। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, इस बार हम प्रेशर को मान लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी, प्रोसेस जो भी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें से आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, मतलब ओनली थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें से एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर कि आप एक कंडीशन दे दी जाएगी कि आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताओ एंट्रोपी में चेंज कैसा होगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझना कि क्या चीज़ हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करो, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइसोबारिक है, हम एक सिस्टम लेते हैं। ठीक है, सिस्टम में हमारे पास गैस है, ठीक है, इसको हम यहीं क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई कैसा भी सिस्टम हो सकता है, ओपन हो सकता है, मान लो, मगर ये ले लो हवा में है ये सिस्टम, मैंने मान लो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ओपन है, क्लोज कर देते हैं और एडियाबैटिक कर देते हैं, तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। बस आपको उसके डाटा उसका पता होना चाहिए कि आप सिस्टम को जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें क्या क्या है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स अपने पास, ठीक है, इनका कोई इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, सब कुछ हम देख चुके हैं। हमें देखनी है आइसोबारिक। अगर हम प्रेशर की बात करें इससे रिलेटेड, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये एक्सपेंड होना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो वॉल है, जो भी बाउंड्री है सराउंडिंग से जो काट रखा है, जिसने सराउंडिंग से काट रखा है, उस जो बाउंड्री है, तो ये इसको स्ट्राइक करेंगे, फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, मतलब प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ऑन बाउंड्री, मतलब ये एक्सपेंड होने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और तो बाहर से भी कोई सराउंडिंग का प्रेशर इस पे लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल। ठीक है, बाहर का भी प्रेशर कोई इस पे लग रहा होगा। अब ये गैस जो है, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिस्टम मानो ना एक कंटेनर अपना, ये बाउंड्री है। अब जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्सपेंड होने की ट्राई कर रहे हैं, तो एक्सपेंड होने की ट्राई करें तो ये क्या करें, वॉल पे दे धड़ाम मतलब स्ट्राइक करे जा रहे हैं। अब ये स्ट्राइक कर रहे हैं,
तो ऐसे तो नहीं कि फ्री में कर रहे, कुछ एनर्जी इनका लॉस होगा, ठीक है, एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी निकलेगी बाहर, एक्सोथर्मिक हो जाएगा एक टाइप से अगर आप कहो तो एनर्जी का लॉस होगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम एक प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, हम एक काम करते हैं, जो ये प्रेशर, जो भी एक्सटर्नल जो प्रेशर आ रहा है ना, उसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं तो अब जितनी गैस एक्सपेंड होना है, उस जो भी हमने कांस्टेंट किया उससे एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगी, जैसे इसको हमने कांस्टेंट किया है, जीरो मान लो एक बार के लिए, इसको जीरो तो नहीं मान सकते हम, कोई प्रेशर 1 atm है, 1 बार इनमें लेंगे तो हम, अब ये गैस जो है, मतलब ये है, अगर गैस एक्सपेंड होने की ट्राई करें तो ऊपर से हम और प्रेशर लगा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, गैस है वो एक्सपेंड होने की ट्राई करें, हम ऊपर से प्रेशर लगाए, नहीं कहीं नहीं जाना, अंदर रहो। लेकिन हमने क्या किया, चलो छोड़ो, एक बार प्रेशर को हम एक बार 1 atm रख के देखते हैं। 1 atm रख के देखा तो गैस अब इस प्रेशर के अगेंस्ट फोर्स लगाएगी। अब जितना ये 1 atm इसको संभाल सकता है उतना संभाल लेगा, बाकी ये एक्सपेंड होगी। तो हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, क्लियर, जीरो नहीं, हाँ कुछ वैल्यू को फिक्स करेंगे इसके अंदर एक्चुअली। अब क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी थी वो गैस के मॉलिक्यूल्स की इस गैस की प्रेशर के अगेंस्ट में काम कर रही थी, तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर कांस्टेंट किया, अब जितना एक्सपेंड होना उतना हो जाएगी, तो एनर्जी हमारी बच गई। हमारी जो इंटरनल एनर्जी थी गैस के मॉलिक्यूल की, जो एनर्जी थी इंटरनल एनर्जी, वो हमारे पास बच गई। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, इसमें पॉजिटिव फॉर्म में आ जाती है कि भाई इंटरनल एनर्जी हमारे पास बच गई। और इंटरनल एनर्जी है तो एंथैल्पी से कनेक्ट होती है, क्योंकि एंथैल्पी क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का सम अप होता है सबका। तो इंटरनल एनर्जी है, जैसे गिब्स है और हैमिल्टन जो वर्क डन से कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है तो इसकी जो एंथैल्पी है और इसकी इंटरनल एनर्जी दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो इसकी एंथैल्पी भी हमारे पास पॉजिटिव आ गई। एंथैल्पी होती क्या है, सम ऑफ इसका इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर तो हमने कांस्टेंट ले ही रखा है, ठीक है। तो एंथैल्पी हमारे पास पॉजिटिव आ गई और एंथैल्पी भी हमारे पास पॉजिटिव आ गई। प्रेशर वॉल्यूम हमने ले रखा था जीरो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या, नेक्स्ट टेम्परेचर। अगर पहले ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो भी हमने बाहर से प्रेशर लगा रहे थे, हम कर क्या रहे थे, प्रेशर, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने की कोशिश करें, हम रोक रहे, नहीं भाई कहीं नहीं जाना, लेकिन एक बार इसको हमने कांस्टेंट करके फिर गैस एक्सपेंड होने लग गई। तो देखो, अगर पहले हम देखें तो ये अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे थे, एनर्जी का लॉस कर रहे थे, इसका मतलब इसका टेम्परेचर डाउन जा रहा था, ठीक है। अगर यहाँ से एनर्जी निकल रही है तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, लेकिन जैसे हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो जो इसकी एनर्जी वहीं रह गई, ठीक है। अब इसको एनर्जी लॉस नहीं करनी पड़ेगी खुद की, तो इसका टेम्परेचर भी हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर भी हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, क्लियर, आई थिंक बड़ा सिंपल है। इसको इमेजिनेशन में लाओ सिस्टम को और देखो क्या हो रहा है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और अब हम देखें, अब क्या बच गया हमारे पास, एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्क क्या हो रहा है, वर्क देख लेते हैं। एक्सपेंशन हो रहा है, हम एक्सपेंशन की बात करें, एक्चुअली हम कंप्रेस नहीं करें, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, क्लियर। अब एक्सपेंशन हो रहा है तो देखो, प्रेशर जो है वो जो कांस्टेंट हमने लगाया वो पी एक्सटर्नल जो है वो इस तरफ लग रहा है, हमने इसको तो कांस्टेंट किया है, पी एक्सटर्नल को इधर कर देते हैं, जो पी एक्सटर्नल है इसको कांस्टेंट कर दिया, 1 atm कितना ही मान लो, और इसके अगेंस्ट में प्रेशर एक्सपेंड होना चालू हो गई। तो प्रेशर हमने फोर्स इस तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो अपोजिट जब होता है तो वर्क कैसा आता है हमारे पास, नेगेटिव, क्लियर। तो ये हमारे पास आता है नेगेटिव, ठीक है। हम पी एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्क हो गया हमारे पास। हीट कैसे आएगी, हीट इसमें देखो कंजर्व हो रही है, ठीक है। हीट जो है हमने प्रेशर को कांस्टेंट करके जो इसकी हीट है वो यहीं रहेगी इसके अंदर, है ना। जो भी बाहर से जो भी हीट होगी वो इसके अंदर रह जाएगी, क्योंकि ये खर्च नहीं करेगी अब, ठीक है। तो हमारे पास जो हीट है वो भी अपने पास पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कितने फंक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके। एंट्रोपी, एंट्रोपी तो बढ़ेगी यार, अगर ये एक्सपेंड हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगी, तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये तो टेम्परेचर वाली बात होगी इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास हो गई एनर्जी, सॉरी यहाँ पे प्रेशर जीरो था तो वॉल्यूम बच गया,
वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा इस गैस के अगेंस्ट में बाहर जा रहा है, क्योंकि मैं एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, याद रखना एक्सपेंशन की बात करें तो वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास पॉजिटिव आएगा। क्लियर? ये 8 फंक्शन बाय थ्योरेटिकल इसमें आ गए। अब इसमें कहीं रटने की आई थिंक जरूरत है नहीं, इसका उल्टा कर लो, बस इस सिस्टम को अपोजिट कर लो। हम क्या करें, अब पहले एक्सपेंड कर रहे थे, अब एक कांस्टेंट प्रेशर ले लेंगे और उस पर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, तो सब कुछ अपोजिट में आ जाएगा हमारे पास। एक्सपेंशन समझ लिया तो कंप्रेशन भी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, एनर्जी इसकी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि अब अगर इसको हमने कंप्रेस कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। एंथैल्पी अगर ये होगा तो ये भी अपने जाएगा। प्रेशर हमने कांस्टेंट ले रखा है, ये हमारे पास क्या था, टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर अगर ये आपस में हमने कंप्रेस कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करके एनर्जी को रिलीज करेंगे, टेम्परेचर नेगेटिव आएगा। वर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस तरफ हम प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमारे पास वर्क पॉजिटिव आएगा। हीट हमारी नेगेटिव क्योंकि रिलीज होगी। हमारे पास जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमने रैंडमनेस को कंप्रेस कर दिया, और वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम था उसको भी कम कर दिया। तो सर जस्ट अपोजिट, एक समझ लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात है कि हम गिब्स की और हैमिल्टोज फंक्शंस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो गिब्स है वो जो हैमिल्टोज है ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर पे निकल के आती है, सिस्टम के हम कांस्टेंट प्रेशर लेके ये बातें निकल के आती हैं। दैट्स वाई हम आइसोबारिक में इसमें बात नहीं करेंगे। आइसोबारिक में, आइसोथर्मल ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर पर इन सिस्टम की बात करेंगे। आइसोबारिक में इनकी वैल्यू चेंज होगी, वेरी करेगी, सिचुएशन की बेस्ड पे वेरी करेगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दैट्स वाई इसकी हम बात नहीं करते हैं। और क्योंकि जो फंक्शन भी निकल के आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे निकल के आते हैं। क्लियर? तो हम इन दोनों की बात नहीं करते। क्लियर? तो आई थिंक आइसोबारिक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओ, बड़ा तरीके से लिखो कि भाई dp 0 है, अपने पास इंटरनल एनर्जी है, हीट है, वर्क है, वर्क डन हुआ, नेगेटिव आया, ये फालतू बकवास है। थ्योरेटिकल पार्ट है तो थ्योरेटिकल में देखेंगे, जब क्वांटिटेटिव पार्ट आएगा तो हम क्वांटिटेटिव देखेंगे। क्लियर? तो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। हमने प्रेशर को मान लिया और हमने वॉल्यूम को टेम्परेचर को मान लिया, तो वॉल्यूम को मान ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट मान लिया, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट मान लिया, दैट मीन्स नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो इसमें हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। हम इन दो फंक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, तो वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है। टेम्परेचर की बात करते हैं। एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्सपेंशन तो होना नहीं इसके अंदर। ठीक है, वॉल्यूम तो वहीं रहेगा इसका, क्योंकि हमारा जो वर्क है, चलो पहले वर्क को समझ लेते हैं, वर्क को समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी सब क्लियर हो जाएंगे। वर्क होता क्या है? वर्क होता है कि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, अगर इस पर ये कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है तो कोई वर्क नहीं होगा इसका। अगर ये तो जीरो हो ना डिस्प्लेसमेंट, हम वर्क को तभी लेते हैं जब डिस्प्लेसमेंट हो। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अगर इस पर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपना जीरो है, तो नो वर्क। लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या होगा? वर्क डन। अब इसमें देखो, इसमें जो फोर्स होता है वो प्रेशर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ले लिया। अब इसमें अगर मैं कितना ही प्रेशर लगा लूँ ये एक्सपेंड नहीं करेगा, तो वर्क हमारे पास जीरो आता है। क्लियर? तो हमारे पास जो वर्क है इसमें वो आएगा जीरो। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं। अब बाकी देखो जो इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, और कौन रह गया? प्रेशर है, 1 2 3 4 5 6 7, और हीट है, हीट एक्सचेंज है। ठीक है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी की बात करें, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं।
एनर्जी प्रोवाइड करें तो दैट मीन्स, वैसे भी एंडोथर्मिक के लिए हम ये तो पॉजिटिव ही लेते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करें तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मीन्स है हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो पगला जाएंगी, इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो घूमेंगी इधर उधर, तो रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये भी अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। और जितनी ज़्यादा इनके पास एनर्जी आएगी, एंडोथर्मिक जितने पास इनकी एनर्जी आएगी उतनी ही ये क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ऑन वॉल, ये बाउंड्री पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई एनर्जी इतनी खाए तो कहीं तो निकले, हम कहीं तो यूज़ करें, तो दीवार की मारो, चलो दीवार की स्ट्राइक करते, तो अभी अपने पास ये भी पॉजिटिव आता है। क्लियर? एंडोथर्मिक है, हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो सोच के देखो कि मॉलिक्यूल्स में होगा क्या, इसका अपोजिट कर दो एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है मॉलिक्यूल्स में से, यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है तो सब उल्टा आ जाएगा इसके अंदर। इंटरनल एनर्जी कम हुई क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी भी होगी, टेम्परेचर भी डाउन जाएगा, एंट्रोपी, अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी निकल गई तो अपने आप ही चुप बैठ जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तो ये भी अपने पास प्रेशर भी नहीं लगाएंगे, क्यों मारेंगे बाद में, अगर इनके पास एनर्जी है नहीं है तो वॉल पे क्यों स्ट्राइक करेंगे, तो ये भी नेगेटिव, और हीट भी नेगेटिव क्योंकि एक्सोथर्मिक है। क्लियर? तो आई थिंक आइसोकोरिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब वही हमारे पास जो सिस्टम होता है इसको चारों तरफ से इंसुलेटेड कर दो ताकि बाहर से कोई हीट अंदर ना आए और अंदर की हीट बाहर ना जाए। ठीक है, सिस्टम को चारों तरफ से पैक, थर्मोफ्लास्क चाय पानी पीने वाला जिसमें पानी गर्म रहता है या ठंडा रहता है तो ठंडा ही रहता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो गैस है, जो गैस की मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब इसमें देखो हीट एक्सचेंज तो होगी नहीं क्योंकि बाहर से कोई हीट अंदर आएगी नहीं, ना अंदर की बाहर हीट जाएगी, तो अपने पास क्यू तो पहले जीरो हो गया है ना, हीट, नो हीट एक्सचेंज, तो जीरो अपने पास। अब देखें तो इसमें जो सराउंडिंग्स है ना, सराउंडिंग्स में कोई वर्क होगा ही नहीं क्योंकि हम क्या ले रहे थे, पी एक्सटर्नल का यूज कर रहे थे, मतलब इस पर प्रेशर लगा रहे, सिस्टम पे प्रेशर लगा रहा था, तो सिस्टम पे तो इंसुलेटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें प्रेशर भी, सराउंडिंग का जो वर्क डन होगा, क्योंकि अपने पास ये जीरो, अगर 4 जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, तो सराउंडिंग का जो वर्क है वो भी जीरो। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब हम सराउंडिंग को इग्नोर मारो और बाहर से केवल हीट अंदर आती है, बाकी कुछ बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इस पे फोकस करना कि अब हमने इसको एडियाबैटिक कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया, गैस को अंदर रखा है, अब इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास हीट तो, ये तो जीरो है, हीट एक्सचेंज तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक्सपेंशन है, जो हमारे पास एक्सपेंशन के लिए और कंप्रेशन के लिए, एक को देख लेते हैं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक्सपेंशन के लिए देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्यू तो हो गया जीरो। अब इसको भाई थ्योरेटिकल समझते हैं ना, हर चीज़ को अब मैथमेटिकली समझना जरूरी नहीं है, हम इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे इन सभी प्रोसेस की, तब वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकल स्टडी क्या क्या होती है इन प्रोसेस की, अभी हमें क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, मतलब इनको भाई थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, और एग्जाम में जब आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भाई थ्योरेटिकली हम अप्रोच करते हैं, हाँ, जब तक मैथमेटिकल ना पूछे। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है तो जीरो, और हमारे पास 8 फंक्शंस की इसमें बात करनी है, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड एंट्रोपी हो गए। चलो ठीक है, एक्सपेंशन में बात कर लेते हैं, कंप्रेशन का अपना आप हो जाएगा, हीट जीरो, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अपना सिस्टम है इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, मतलब इसको, तो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे जब गैस के मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो एक दूसरे का इंटरेक्शन तो एक दूसरे के ऊपर रहेगा नहीं, तो इनकी जो एनर्जी है वो लूज करेगी। ठीक है, मतलब वही बात है, जैसे हम कंप्रेस रखते हैं, जैसे एसी कैसे काम करती है, गैस को कंप्रेस करती है ना, बाद में उसको रिलीज करती है, मतलब पहले इतना रखेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स को ऐसे कंप्रेस करेगी, फिर उसको रिलीज कर देगी, तभी तो ठंडी हवा आती है हमारे पास, वही काम ये करेगा। जैसे हम इसको प्रेशर में रखेंगे, मतलब इतना है तो इसका एक टेम्परेचर होगा, जैसे हम इसको रिलीज कर देंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए आपस में, मॉलिक्यूल जब दूर दूर चले गए तो इनकी जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो एक दूसरे से इफेक्ट होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, कुछ नहीं होगा, तो इनकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा,
क्योंकि देखो इंडिविजुअली तो होता नहीं है, ठीक है, इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा ही जब तक ये एक दूसरे के टच में है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल टच में नहीं होता, वीक तो होता है लेकिन थोड़ा टच में तो होते ही हैं, तो तब इनकी जो मूवमेंट इनकी वजह से होती रहती है। पर बिल्कुल ही दूर दूर चले गए तो काय की मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, वो तो होगा ही नहीं कुछ, तो टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता है। कॉमन सेंस है, इमेजिनेशन करके देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव वॉल्यूम, अब एक्सपेंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गई ना, जगह को इतनी कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो हमारे पास इंक्रीज ही होगा। प्रेशर, प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं हम, अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्रेशर रिलीज हो रहा है मॉलिक्यूल्स के, तभी तो दूर दूर जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव। अब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि देखो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी एक ही बात है, एक बात तो नहीं है, डिफरेंस होता है। इसमें एंथैल्पी में हम प्रेशर एंड वॉल्यूम को भी ऐड करते हैं, ठीक है ना, उनका सब निकालते हैं, और इंटरनल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। अब वही बात है, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। ये एंथैल्पी वाला हमने पहले किया है, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा। वर्क डन, वर्क प्रेशर रिलीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन। अगर आप इसको ऐसे ना करके देखो, आप ऐसे देख लो फर्स्ट लॉ से, क्या हमारे पास फर्स्ट लॉ डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये तो जीरो हो गया, हीट एक्सचेंज कुछ नहीं होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस है, हमने इंसुलेट कर दिया, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब इसका जो साइन आएगा वो इसी का साइन आएगा, ऐसे समझ लो। अगर ये समझना है कि प्रेशर इसका इंक्रीज, प्रेशर एक तरफ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एक तरफ जाएगा, तो आप इसे समझ लो, ठीक है। तो हमारे पास ये नेगेटिव। अब अगर इसमें हम एंट्रोपी की बात करें, तो एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी जो होती है वो हीट से कनेक्ट होती है, टेम्परेचर से कनेक्ट होती है। हमने इसको एक्सपेंड किया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगी, पर इसमें हीट का रोल आता है एंट्रोपी में, ठीक है। कि एंट्रोपी एक टाइप की एक एनर्जी फॉर्म है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो एंट्रोपी होती है वो हीट अपॉन टेम्परेचर, इस पे ये उसका रिलेशन होता है। अगर हमारे पास ये जीरो है, मतलब जो हीट है, हीट एक्सचेंज हमारे पास पूरा जीरो है, तो एंट्रोपी भी हमारे पास जीरो ही आएगी, ठीक है। ये तो जीरो हो गया तो ये भी जीरो आएगा। और वैसे देखा तो एंट्रोपी एक लेवल पे बढ़ेगी, ठीक है, हम वापस वहीं रह जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स वहीं रह जाएंगे कहीं ना कहीं, हमारे कोई रैंडमनेस इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो हीट है वो जीरो, क्योंकि हीट से इफेक्ट होगा ना। जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी बढ़ती कैसी है, इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ जाए, मतलब बाहर से ठंडे पड़े हैं और बाहर से कोई हीट आई और इनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी इनको मिली तो बूस्ट करेंगे, मतलब भागेंगे इधर उधर, और जो इधर उधर भागना होता है उसको एंट्रोपी कहते हैं, वो उतनी रैंडमनेस फैलाते हैं। हीट तो एक्सचेंज हो ही नहीं रही, अब जो भी इनके पास खुद की पर्सनल एनर्जी है वो उतना ही यूज करेंगे, तो एंट्रोपी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हम एंट्रोपी तभी से हीट से कनेक्ट होती है। एंट्रोपी का मतलब ये पूरा ये नहीं होता कि रैंडमनेस होती कैसी रैंडमनेस, कौन सी चीज़ को हम रैंडमनेस कहेंगे, जब इनको जिस पोजीशन में है हम उस पोजीशन की बात करें, क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है, क्या बीच में उस पर डिपेंड नहीं करती। अब इनिशियल पोजीशन पे इनका कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसी के कारण इनकी कुछ रैंडमनेस होगी, कुछ मूवमेंट होगी, इधर उधर मूवमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब मान लो 25 डिग्री सेल्सियस इनको टेम्परेचर मिल रहा है, तो एक इस टेम्परेचर में मूवमेंट करेंगे। अब हम तो हीट तो एक्सचेंज कर ही नहीं रहे, हीट का तो इफेक्ट है इसके ऊपर। देखो बाहर से हीट आएगी, मान लो बाहर से मैंने यहाँ पे स्टोव जला दिया, बाहर से हीट आई, ये टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, कितना रैंडमनेस मूवमेंट करेगा, ये कितना रैंडम मूव करेगा, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। इससे कनेक्ट करके देखो, हीट से एनर्जी मिलने पे क्या करेगा, और हम तो इसको तो हीट को तो हमने रोक ही दिया, तो दैट्स वाई इसकी एंट्रोपी जीरो। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इतना डीप नहीं ले जाना चाहिए, पर ऊपर ऊपर से देखें तो एंट्रोपीज की हमारे पास जीरो आती है। अब कंप्रेशन देख लेते हैं इसका, ये तो जीरो है। टेम्परेचर मैंने क्या किया, अब इसको कंप्रेस किया, पूरे सिस्टम को कंप्रेस कर दिया। अगर ओरो में देखें तो कंप्रेस करने के बाद हीट निकल रही थी, मैंने इसको कंप्रेस किया, ठीक है, सिस्टम है, इसको कंप्रेस किया, सभी मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। पास पास आने के बाद आपस में स्ट्राइक करेंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ
तो जो आवाज़ निकली है ना, ये मेरी एनर्जी से निकली है, तो एनर्जी रिलीज हुई, पर वो एनर्जी बाहर थोड़ी निकल पाएगी क्योंकि हमने एडियाबैटिक प्रोसेस लिया है, रोक रखी है हमने हीट को, तो हीट अंदर रह जाएगी। तो जैसे इसको हम कंप्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे वो मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे और जो हीट है वो बाहर तो निकलेगी नहीं, हीट बाहर नहीं निकलेगी, तो इसकी जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे हो गई है। तो कंप्रेशन में हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। कंप्रेस करें तो वॉल्यूम तो नेगेटिव आएगा, कंप्रेस करें तो हम कंप्रेस बाय प्रेशर ही कर रहे हैं ना, तो प्रेशर भी हमारे पास ये सॉरी नेगेटिव है ना, प्रेशर रिलीज हुआ है, एक्सपेंशन तो प्रेशर रिलीज हुआ था ना, कंप्रेशन में पॉजिटिव। ठीक है, एंथैल्पी, जैसे हम कंप्रेस करेंगे इसको तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो इनकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपस में ये कोलाइड करेंगी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इनकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव आ जाएगी। वर्क डन ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा और एंट्रोपी तो जीरो ही रहेगी। क्लियर? तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमारे पास लास्ट प्रोसेस आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हमने पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। केवल 2 फंक्शन पे डिपेंड करता है। हमारे पास 10 फंक्शंस होते हैं, तो जिसमें 8 तो हमारे पास स्टेट फंक्शन होते हैं और 2 हमारे पास वर्क फंक्शन होते हैं, मतलब 5 फंक्शन होते हैं जो हमारे पास वर्क एंड हीट होती है। ठीक है, जो स्टेट फंक्शन होते हैं ये केवल जो भी हमारे पास जो कुछ भी चल रहा है उसकी फाइनल और इनिशियली स्टेज पे स्टेट क्या थी उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास ये मान लो एक सिस्टम है, इसका कोई टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम इसका प्रेशर इसका P1 है, वॉल्यूम इसका V1 है। क्लियर? हमारे पास ये कुछ इसके साथ हुआ और इस सेकंड स्टेट में पहुंचा जहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम सेम रहा, चलो वॉल्यूम में चेंज हो गया। ठीक है, तो हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें ना, तो हमारे पास ये T3 है, मान लो कि टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, और वहाँ से वापस यहाँ से यहाँ। तो आप ध्यान देखो तो जो 8 स्टेट फंक्शन हमारे पास होते हैं वो केवल यहाँ पे क्या चेंज हुआ और यहाँ पे क्या चेंज हुआ इस पर डिपेंड करते हैं। बाकी वर्क एंड हीट, मतलब यहाँ से जाने में यहाँ तक कितनी हीट हुई, खर्च हुई, मेरी कितनी एनर्जी गई, यहाँ से यहाँ जाने पे मेरी कितनी एनर्जी गई, क्योंकि मुझे घूम फिर के वापस यहाँ आना है, ए पोजीशन पे वापस आना है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो हम इसको शो भी ऐसे ही करते हैं, घूम फिर के मुझे इसी पोजीशन पे वापस आना है। तो यहाँ आता हूँ तो मैं जो छोड़ के गया था वो मुझे वहाँ मिलेगा स्टेट फंक्शन में, जो टेम्परेचर यहाँ पे छोड़ गया वही मिलेगा, प्रेशर वही मिलेगा और वॉल्यूम भी वही मिलेगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। इसको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया पहले। लेकिन वर्क और जो हीट होती है ये पाथ पे डिपेंड करती है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे मेरी कुछ एनर्जी खर्च होगी, यहाँ से यहाँ जाने पे मेरी कुछ एनर्जी खर्च होगी, और यहाँ से आने पे मुझे वापस मेरी कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया था, तो जो मेरी जब एनर्जी थी वापस जब आऊँगा तो एनर्जी मुझे नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स जो सारे स्टेट फंक्शन होते हैं ये जीरो होते हैं। ठीक है, बट जो वर्क एंड हीट है ये तो कुछ खर्च होगी, तो ये जीरो नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे पास जीरो नहीं होती है। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि इसमें रिवर्सिबल, आइसो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको देखेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा रोल है उसका। ये तो देखा होगा यहाँ पर एक प्रोसेस होता है ऐसे, ये भी आएगा अपने, मैं यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे आगे आने वाला है, यहाँ से वापस चला, मतलब यहाँ इस पॉइंट, इस कार्नोट साइकिल कहते हैं, वैसे पढ़ा होगा कहीं पे। इस पॉइंट से मैं यहाँ गया, इस पॉइंट से मैं यहाँ गया, साइक्लिक प्रोसेस है, दैट्स वाई मुझे वापस रिटर्न इस बैक पे आना है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस में जो भी वर्क होता है ना मेरा, ये वर्क नेट होगा मेरा। तो इसमें जो वर्क नेट होता है ना मेरा, मतलब DW, जीरो तो कभी होगा नहीं, तो ये मेरे पास नेगेटिव आता है। मतलब जिस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ और जो, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वॉल्यूम का वो अपोजिट तरफ हो रहा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, बस नॉर्मल इसको देखना है। अगर हम क्लॉक वाइज लेते हैं तो हमारे पास वर्क नेगेटिव आता है और हमारे पास हीट जो है वो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों आएगी? फर्स्ट लो क्या है, DQ प्लस DW। ये तो जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी क्योंकि स्टेट फंक्शन है।
पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और साइक्लिक प्रोसेस में सारी बात पाथ की होती है। तो ये तो जीरो, ये इस तरफ आ जाएगा, तो इसका जो साइन होगा अपोजिट इसका होगा। और इसको अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दें, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें, मतलब यहाँ से निकले, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो इसमें जो हमारे पास वर्क होगा वो पॉजिटिव में आएगा, और जो हमारे पास जो हीट है वो नेगेटिव में आएगी। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि वर्क एंड हीट ये कभी जीरो नहीं होती साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि पाथ है। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट नहीं मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, नाम से पता चल रहा होगा कि ये क्या कहने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इस इरिवर्सिबल की बात करते हैं। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे प्रोसेस की, तो वहाँ पे एंथैल्पी निकालो रिवर्सिबल के लिए, एंथैल्पी निकालो इरिवर्सिबल के लिए, एंट्रोपी निकालो इसके लिए, एंट्रोपी निकालो इसके लिए। ठीक है, हम दो प्रोसेस लेते हैं। अब जो एक प्रोसेस है वो तो काल्पनिक है, कल्पना में करवाएंगे इसको तो, और ये हमारे पास रियलिटी में होता है। तो रियलिटी वाले को पहले चेकआउट करते हैं। इरिवर्सिबल ऐसा प्रोसेस जिससे मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, आप कार चला रहे हो, ठीक है, फ्यूल डलवाया, फ्यूल बर्न होगा, उससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से कार चलेगी, उस एनर्जी से आप वापस फ्यूल नहीं क्रिएट कर सकते। तो कैसा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसमें हम रिवर्सिबल की बात करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेट तो नहीं, बड़ा इजी है। ठीक है, इसमें क्या है, ये कहता है कि हम एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे जा रहे हैं, और ये हमने एक पाथ लिया। रिवर्सिबल में वापस इसी पाथ पे आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि मतलब वापस इसी स्टेट पे आएगा, तो वापस इसी जहाँ मतलब यहाँ से यहाँ गया, सेम पाथ पे वापस इसको रिटर्न मारना है। ठीक है, सेम पाथ पे इसको वापस रिटर्न मारना हो सकता है? नहीं हो सकता। अब एग्जैक्ट मतलब मेरी हीट तो जाएगी ना, मेरी एनर्जी भी तो जाएगी, उस एनर्जी को मुझे चाहिए होगी, तो जा चुकी है, उस एनर्जी को कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, तो मुझे ये वापस चाहिएगी। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है? पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो इसको देखो ढंग से समझते हैं। ये मैंने कंटेनर लिया और ये हमने इसमें वाटर लिया, इसको बाहर से पैक कर दिया, इसके नीचे हीट लगाई और यहाँ पर ये वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर में हो रहा है, लिक्विड है वो वेपर में। तो इसमें क्या होता है, ये स्मॉल स्टेप में चलता है कि अगर मुझे सेम पाथ चाहिए ना, कि मैं जिस पाथ पे गया हूं उसी पाथ पे एग्जैक्ट सेम पाथ पे वापस आऊं, तो ये स्मॉल फ्रैक्शंस में होता है। मतलब ये यहां से मतलब चलो लिक्विड है, अभी वेपर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं, यहां से यहां गया, ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब वेपर को वापस वही कंडीशन चाहिए जिसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, मतलब वही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये जो पाथ पे डिपेंड करता है, ये पूरा प्रोसेस पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब हीट जाएगी, मतलब मेरी कुछ एनर्जी तो जाएगी, तो इसको वेट करना पड़ेगा कि मेरे को मतलब वही एनर्जी मिले और मैं वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाऊँ। ठीक है, मतलब सेम पाथ, मतलब चलो ये लिक्विड है, इसको हमने टेम्परेचर दिया तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर को वापस मुझे उसको कूल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसकी जो प्रेशर है, उसका वॉल्यूम, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ये वापस इसी कंडीशन में आएगा लिक्विड में। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल करते चलता है और ये इतना टाइम ले लेता है कि हम नहीं देख, ये कंप्लीट होगा ही नहीं। हम जब भी इसको देखेंगे हमें यही मिलेगा ही। तो इसको पूरा मतलब ये चलता रह रहा है इसके अंदर। तो सोच के देखो इसमें कितनी बार इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। तो कितनी बार इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। तो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन इसमें देखते हैं, और जितने टाइम भी बाद आप देखो, हजारों साल भी बाद देखोगे ना आप, तो आपको यही नजर आएगा ही। ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन सेम चाहिए कि मैं यहां से यहां गया, अब जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर वापस इसी प्रोसेस से भी यहाँ, क्योंकि सेम पाथ की बात कर रहे हैं, रिमेंबर पाथ की बात कर रहे हैं। तो ये दैट्स वाई हिपोथेटिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इमेजिनेशन में करके देखो, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सेम प्रोसेस में वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए,
नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी, कुछ एनर्जी का भी फर्क पड़ेगा, इसके अंदर एक कोलाइड होंगे आपस में, प्रेशर का भी अलग इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम का भी इफेक्ट अलग पड़ेगा, सारी कंडीशन डिफरेंट होंगी। इसको वेपर को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो कंडीशन ना आ जाए कि जहां पर ये जिस कंडीशन से वेपर में बना था वो सेम कंडीशन वापस ना आ जाए कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है। आ तो जाएगी, ऐसी बात नहीं आएगी, वो कंडीशन आएगी, बट कितनों में कितना टाइम लेना पड़ेगा इसको। तो दैट्स वाई स्मॉल फ्रैक्शन में होता 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 यहाँ पहुंचता है, जो होगा ही नहीं। दैट्स वाई इसको हिपोथेटिकल हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर इसको हम देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलती है, वापस पिघलने के बाद वापस बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, पर सेम नहीं होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है। ये बस एक हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हाँ ऐसा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, पर सेम नहीं होता है, क्योंकि हम एग्जैक्ट सेम पाथ की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट अगर सेम पाथ करना है ना, तो अगर मैं अगर मान लो मैं इधर से ये गया, तो वापस मुझे यहीं वापस कदम रखना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, मतलब ऐसे गया चल के, अब वापस मुझे चल के इधर ही आना है, इसे जहाँ पे मैंने पैर रखा वहीं पे पैर रख के वापस आना है, पाथ सेम होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। इसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है हम, ये तो चलो सिंपल रियल है, पर ये स्मॉल फ्रैक्शंस में होता है, ये क्लियर होना जरूरी है कंडीशन पे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हो तो जाएगा, वेट करते करते हो तो जाएगा ही, पर कब होगा पता नहीं, कौन देखेगा उस चीज़ को। क्लियर, ये हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, इसके हम आगे देखेंगे, एंट्रोपी, एंथैल्पी सब में देखेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, पर एक क्लियर होना जरूरी है कि इनका मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एग्जांपल है, पर रिवर्सिबल में जो स्मॉल फ्रैक्शंस में कंप्लीट होता है ना, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर इसको हम बाई ग्राफ देखें ना, एक तरफ पी ले लेते हैं, एक तरफ हम यहाँ प्रेशर ले लेते हैं, A1 2, यहाँ एक वॉल्यूम ले लेते हैं, यहाँ एक वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है, मान लो यहाँ से चालू होना, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेम पाथ रिवर्सिबल है, तो यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, मतलब वक्त के साथ उसमें वॉल्यूम में कुछ डिक्रीज होगा, प्रेशर में कुछ होगा। ठीक है, पर मेन बात क्या है, ये स्मॉल फ्रैक्शंस में होगा। ठीक है, ये स्मॉल फ्रैक्शंस में कंप्लीट होता है, जो होगा नहीं कंप्लीट कभी, पर इस टाइप से ये, क्योंकि से इसको देखो, ये मतलब अगर मैं कहूँ तो अगर और अच्छा क्लियर करें, मुझे ये सेम पाथ वापस चाहिएगा। देखो अब ये मेरा, मैंने वापस बनाने की कोशिश की ना, तब भी नहीं बना। ठीक है, ये मुझे सेम पाथ वापस चाहिए। अब देखो मैं वापस इस पर ड्रॉ करता हूँ, तो मतलब यहाँ से यहाँ गया, अब मुझे वापस इस पर जाना है, सेम नहीं गया। दैट्स वाई छोटे छोटे में करके चलो, मतलब यहाँ से यहाँ हो गया। दैट्स आप इससे भी समझ सकते हो कि मैंने ड्रॉ किया, तो वापस अगर मैंने इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ना, सेम नहीं बनेगा, थोड़ा ऊपर नीचे बनेगा। लेकिन हम जब छोटा छोटा फ्रैक्शन लेते हैं तब एकदम सेम बनता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का डायग्राम हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल हम सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम ले लेते हैं। गैस है, हमने प्रेशर लगाया, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज, तो क्या हुआ, एक कांस्टेंट प्रेशर हमने रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एक हम ऊपर की तरफ हम इरिवर्सिबल ले रहे हैं कि ये हम इसको एक्सपेंड करवा रहे हैं, तो एक्सपेंड करा रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम तो सबसे पहले तो प्रेशर रिलीज होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, एक कांस्टेंट प्रेशर पे बाद में वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। सिंपल इमेजिनेशन करके देखो, हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ये प्रेशर है, इसको जैसे ही ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ये हमारे पास पिस्टन है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो प्रेशर रिलीज होगा, तो डिक्रीज हुआ, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस होते क्या, ये केवल बाय थ्योरेटिकल, बाय हमें समझने के लिए। ठीक है, इसके बेस पे बाय थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, पर अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी में, जिनका हम इनमें एक एक चीज़ की बात करेंगे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, इनकी वैल्यू इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया हो कैसे वैल्यू पुट करनी है, ये सब कुछ हम क्वांटिटेटिव स्टडी में देखेंगे प्रोसेस की। ठीक है, आई थिंक हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ताकि लंबा चौड़ा ना हो जाए ज़्यादा। ये नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी की
प्रोसेस की, ठीक है, प्रोसेस की क्वांटिटेटिव स्टडी की। क्लियर?